सुनो जी, प्रतीक आ रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून के लिए। अभी उसी का फोन था। नम्रता ने उत्साह के साथ कहा। सुमित बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए चाय की चुस्कियां लेते रहे। नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर रहने वालों के लिए मेहमानों के आने की खबर अखबार की चटपटी खबरों की तुलना में मामूली सी बात होती है। अपने यहाँ ही ठहरेंगे, नम्रता ने फिर से कहा। प्रतीक नम्रता की मौसेरी बहन का बेटा है। नम्रता उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर फोन पर बधाई देते हुए उसने आग्रह किया था कि वह हनीमून मनाने नैनीताल आ जाए। और अब जब वह आ रहा है, तो वे कहीं और कैसे जा सकते हैं। नम्रता ने सुमित को अपनी मजबूरी बताई तो वे मान गए। ठीक है, फिर कभी सही, कहकर वे तैयार होने चले गए और नम्रता खुशी खुशी प्रतीक और बहू के स्वागत की तैयारियां करने लगी। आए दिन आने वाले मेहमानों की आवभगत करते उसे जरा भी आलस नहीं होती, बल्कि दिल उल्लास और स्फूर्ति से भर उठता है। वरना वही नित्य की नीरस दिनचर्या। सुमित तो सुबह के गए देर रात तक घर लौटते हैं। नम्रता भला टीवी, मैगजीन और बाई के संग कितना वक्त बिताए। फिर ज्यादातर मेहमान घूमने आते हैं, जो सवेरे नहा धोकर निकलते हैं तो देर रात तक खाना खाकर ही लौटते हैं। इसलिए काम का ज्यादा बोझ भी नहीं बढ़ता और उनसे हंस बतियाकर नम्रता तरोताजा हो जाती। दो लोगों के लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। फिर सुमित को डायबिटीज भी है, इसलिए परहेज का पूरा ध्यान रखना होता है। पर मेहमानों के आने पर 2 दिन उन्हें भी थोड़ी छूट मिल जाती है। सोचते हुए नम्रता जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। हिल स्टेशन पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। अब यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा मौका है। पर क्या दूं? कोई अच्छा सा जेवर या कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन या नई गृहस्थी बसाने का कोई सामान। इसी उधेड़बुन में उलझी वह घर के काम निपटाती रही। चलो आने पर उन्हीं से पूछूंगी। निश्चित समय पर प्रतीक दुल्हन के संग आ गया। मेघना सचमुच गुड़िया सी थी। नाजुक, संकोची, धीमी आवाज, आदर्श नई बहू की तरह। वो हर काम में नम्रता की मदद करती, दुपट्टा सर पर डाले रखती। रात को नम्रता उनके कमरे में पानी का ग्लास देने गई तो अंदर हो रही बातों को सुन बाहर ही रुक गई। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि यहाँ हम किसी 5 स्टार होटल में नहीं, तुम्हारी मौसी के यहाँ रुकने वाले हैं। मेघना का नाराजगी भरा स्वर सुनकर नम्रता चौंक उठी। यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? मौसी कितना ख्याल रखती हैं हमारा। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, वे तो जरूरत से ज्यादा कर रही हैं हमारे लिए। लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं, एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें जो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी हम किसी आलीशान होटल में ठहरेंगे, जहां बस तुम और मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं। मेघना भावनाओं में बहने लगी थी। बंदिश तो यहाँ भी कोई नहीं है मेघना। मौसी तो कुछ नहीं कहती। तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या चाहती हूँ। मौसी तो नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे तो लगता है ना, नई ब्याहता हूँ, ससुराल है यह मेरा। संकोच जकड़े रहता है हर वक्त। मैं तो इतनी उमंग से जीन्स, स्कर्ट, पारदर्शी नाइटी और जाने क्या क्या संग लाई थी। पर अब यह, मेघना के स्वर में हताशा छलक उठी थी। नम्रता का मन न चाहते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। नम्रता अतीत की वादियों में गुम होने लगी। शादी से कुछ दिन पूर्व ही सुमित की छोटी मोटी नौकरी लगी थी। हनीमून पर जाने जितने पैसे उनके पास नहीं थे। ये सुनकर हनीमून के जो ख्वाब संजोए थे उन्हें बिखरता देखकर मुझे घोर पीड़ा हुई थी। आज सुमित हर तरह से संपन्न है। हिल स्टेशन पर हमारा घर है। हर 2-3 साल में हम विदेश घूमने जाते हैं। लगभग पूरा विश्व घूम चुके हैं, पर हनीमून न मना पाने का अफसोस आज भी दिल में शूल की तरह चुभता है। आगे का वार्तालाप सुने बिना नम आंखें लिए नम्रता जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सवेरे वह सोकर उठी तो सिर भारी हो रहा था। मेघना को उनकी बिगड़ी हुई तबीयत का एहसास हो गया। लाइए, मुझे बताइए क्या करना है, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे नहीं, अभी रमिला आकर बना देगी। तुम नहा धो लो, यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत रहती है। ठीक है।
मुझे बाल धोने हैं और कुछ कपड़े भी, कहकर मेघना नहाने चली गई। सुमित ऑफिस निकल चुके थे। तभी प्रतीक का एक दोस्त उससे मिलने आ पहुंचा। नम्रता चाय नाश्ता तैयार करने रसोई में घुस गई। दोनों दोस्त बातों में तल्लीन हो गए। तू कुछ उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अपने यार से छुपा रहा है? ठीक है भाई, शादी के बाद दोस्त पराये हो ही जाते हैं। चाय नाश्ते की ट्रे रखकर नम्रता लौट तो आई, लेकिन कान उधर ही लगे रहे। देखें, प्रतीक क्या कहता है। ऐसी बात नहीं है यार। उसे दरअसल शिकायत है कि हम किसी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रुके जहां खुलकर रोमांस किया जा सकता था। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा। हाँ तो, इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो कह रही है भाभी। अरे, क्या खाक ठीक कह रही है? तू भी उसी का पक्ष लेगा? अभी जुम्मा जुम्मा साल भर हुआ है नौकरी लगे। बड़ी मुश्किल से इतना बचा सका हूँ कि उसे एसी में यहाँ ला सका। और 5 स्टार होटल में रुकते तो सारा पैसे किराए में ही निकल जाते। तो ये बात भाभी को क्यों नहीं बताता? बताई थी कल रात। कहने लगी कि पहले बताना चाहिए था। उधार ले लेते किसी से या नहीं आते। अब बताओ, गृहस्थी की नींव ही उधार के हनीमून पर कैसे रखता? लौटकर उधार चुकाने में हनीमून का सारा नशा ही निकल जाता। और आते क्या नहीं। अरे, शादी कोई रोज रोज होती है क्या? जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक ही बार हनीमून। लेकिन तुम लोग तो मधुर पलों का आनंद लेने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। इसलिए तो रात से मन खराब है। सोचा, अभी से क्यों उसका मूड खराब करूं। घर पहुंचकर अपनी मजबूरी समझा दूंगा, समझ जाएगी। कल को और कमा लूंगा तो देखना, उसे प्लेन में देश विदेश घुमाऊंगा। महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा। पर दोस्त, अभी ये सब मेरी सामर्थ्य से बाहर है। चादर से बाहर पांव निकालूंगा तो दुनिया के सामने नंगा हो जाऊंगा। प्रतीक के दोस्त ने सांत्वना में उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। रात में नम्रता को मेघना से सहानुभूति हो रही थी, तो अब प्रतीक थे। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक स्त्री को पग पग पर समझौता करना होता है। अभी तो शुरुआत मात्र है। दूसरी ओर, प्रतीक को चाहिए था कि वह मेघना को विश्वास में लेकर ही यहाँ आता। नम्रता गहन सोच में डूब गई थी। वे दोनों घूमने निकले, इससे पूर्व ही वह एक फैसला ले चुकी थी। बच्चों, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मजबूरी है। दरअसल, इनके एक घनिष्ठ दोस्त की बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। तो हमें कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मैं चाबी दिए जाती हूँ। लौटते वक्त पड़ोस में दे जाना। नहीं मौसी, उसकी जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अभी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं। प्रतीक ने बीच में ही अपना मत रख दिया। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर यदि तुम्हें होटल में ही शिफ्ट होना है, तो इनके एक दोस्त का यहाँ 5 स्टार होटल है, वहाँ सही कीमत पर हम तुम्हारे लिए स्वीट बुक करा देते हैं। ये तुम दोनों को हमारी ओर से शादी का तोहफा है। अब इसके लिए इनकार मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। पर मौसी, इतना महंगा तोहफा? मैं सुमंत से बात करती हूँ। तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। प्रतीक के चेहरे से खुशी टपकी पड़ रही थी। वहीं मेघना के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिले जुले भाव थे। शायद उसे स्थिति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था। नम्रता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा, तो वो भावुक होकर उसके सीने से लग गई। फॉर्म हाउस जाते वक्त नम्रता ने सुमित को सारी बात बताई, तो वे हंस पड़े। वाह मैडम, आपने तो एक ही तीर से कई शिकार कर डाले। हमें भी खुश कर दिया और उन दोनों को भी। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो नम्रता स्वयं थी। एक गृहस्थी को शुरुआत में ही दरक जाने से बचाकर उसने जमाने भर की खुशियां हासिल कर ली थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।